हेलो 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 एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आइए और बताइए कैसे हो आप लोग, कैसे हो आप सब, क्या हालचाल, कैसी है तुम्हारी प्रिपरेशन, कैसा चल रहा है ईडी? जल्दी 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 बताओ, वेट कर रहा हूं तुम्हारा। प्लीज प्लीज प्लीज। और भैया आते ही एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करो और लिंक को शेयर करो। हर एक कॉलेज ग्रुप में लिंक्स पहुंचना चाहिए भाई। क्यों नहीं शेयर करते हो तुम? मैंने क्या ऐसा पाप कर दिया जो तुमने लिंक शेयर नहीं करना है? क्यों क्यों क्यों? लाइक करो और लिंक को शेयर करो, हर जगह शेयर कर दो, हर जगह फैला दो भाई, हर जगह फैला दो। अच्छा काम कर रहा हूं, उस अच्छे काम का सारथी तुम भी बनो ना। समझ में आया? आज करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2। ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोडेड है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझाया गया और याद भी करवाया गया। क्लियर है? और आज करेंगे पार्ट 2। और भाई देखो, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे लोग आपको शॉर्टकट में पढ़ाना चाहेंगे, लेकिन शॉर्टकट में बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। अभी भी भाई बहुत टाइम है अपने पास, इनफ टाइम है शॉर्टकट में नहीं पढ़ने का। हर दिन अगर आप एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर करके भी करते हो ना, तो ईडी आपका इजीली खत्म हो जाएगा। जैसे पीपीएम का एग्जामिनेशन में जो पढ़ाए थे वही आया, वैसे ही ईडी का एग्जामिनेशन में भी बहुत सारा कुछ कॉमन आएगा। इसीलिए बिलीफ रखिए और मेरे साथ हम जो जो करवा रहे हैं, जो जो पढ़ा रहे हैं, वो सब पढ़िए। अच्छे से पढ़ेंगे आप, तभी मार्क्स उठा पाएंगे। सिंपल सा बात। क्लियर? क्लियर है जी? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? बताइए क्लियर है कि नहीं, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चैट बॉक्स में आप लोग रेडी हो आज के क्लास के लिए? परमिशन चाहिए भाई, परमिशन चाहिए। जल्दी से आप लोग परमिशन दीजिए कि क्या आप लोग रेडी हो आज के क्लास के लिए। लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, ताकि मुझे समझ में आए कि आप परमिशन दे दिए हो। यस, ओके भैया, ओके। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ओके ओके जी, आपका जो हुक्म। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। यानी एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में कौन कौन सी बाधाएं आती है जिससे वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। एक एंटरप्रेन्योर है, मान लो एक प्यारा सा, सुंदर सा, हैंडसम सा, ग्लोइंग सा एंटरप्रेन्योर है, आपके जैसा, बिल्कुल प्यारा प्यारा आपके जैसा एक एंटरप्रेन्योर है। वो बहुत कोशिश कर रहा है, वो अपने लाइफ में बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहा है। आज ये पढ़ेंगे कि वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है, कौन कौन से बाधाएं उसके रास्ते में आ रही है। एक एंटरप्रेन्योर के रास्ते में कौन कौन से बाधाएं आ रही है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। उसको ही हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। एक एंटरप्रेन्योर, एक हैंडसम सा, ग्लोइंग सा, प्यारा सा, बाबू सोना एंटरप्रेन्योर के लाइफ में कौन कौन से ऐसे बाधाएं आती हैं जिससे एंटरप्रेन्योर ग्रो नहीं कर पाता है। बेचारा मेहनत तो बड़ी करता है, लेकिन ग्रो नहीं कर पाता है। क्लियर है? तो आइए, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है मार्केट डिमांड के वजह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मार्केट डिमांड के वजह से एक प्यारा प्यारा नन्हा नन्हा एंटरप्रेन्योर आया मार्केट में। उसका एज बस 25 साल का था, यंग एंटरप्रेन्योर था। वो मान लीजिए ऐसा वाला पेन बनाता था, ठीक है, ऐसा वाला पेन बनाता था। वो बनाया ऐसा वाला पेन, लेकिन उसके पेन को जानता कौन है? उसके पेन को कौन डिमांड करेगा भाई? अगर कोई जानता होगा तब ना डिमांड करेगा। जब आप नया नया बिजनेस करने आते हो ना, तो आपका प्रोडक्ट का दोस्तों डिमांड नहीं रहता है। हाँ जी, आपका पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट का डिमांड नहीं रहता है। तो ये सबसे पहली बाधा है एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में। शुरुआती दौर में 1 2 साल 3 साल कोई डिमांड नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। जैसे मैं जब YouTube चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मैं कितना भी बढ़िया पढ़ा लूं, कितना भी बेस्ट पढ़ा लूं, मेरे वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आ रहे थे। मेरे को इतना ज्यादा डिमोटिवेशन आ गया।
कि भाई इतना मेहनत कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? क्योंकि व्यूज ही नहीं आ रहे। मेरे वीडियोस पे सिर्फ 80 व्यूज आते थे, 90 व्यूज आते थे, 100 व्यूज आते थे। मैं बड़ा डिमोटिवेट हो गया कि मैं क्या करूं। मैं अगर बेस्ट से बेस्ट भी देता हूं फिर भी तो व्यूज नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये समय समय की बात रहती है। एक एंटरप्रेन्योर भी कभी कभी बड़ा बन जाता है, कभी ना कभी तो बड़ा बनेगा ना। ये जस्ट 6 महीना पहले की बात है, जब मैंने चैनल को स्टार्ट किया था 80, 90, 100 व्यूज आते थे हर एक लेक्चर पे। और आज देखिए, आप सबका प्यार है, आप सबका दुआ है, इस वजह से हो पा रहा है ना। तो सबसे पहला है मार्केट डिमांड। तो एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में क्या आता है? मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा वरी करता है, बहुत ज्यादा बिग रोल प्ले करता है। उसके प्रोडक्ट का डिमांड है तो वो एंटरप्रेन्योर ग्रो करेगा, नहीं है तो वो वहीं रुक जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके रास्ते में बाधा आ जाएंगी। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द मार्केट प्लेज ए बिग रोल। इफ देयर इज अ हाई डिमांड फॉर व्हाट एन एंटरप्रेन्योर इज ऑफरिंग, इट कैन फ्यूल ग्रोथ। क्लियर है? इसके बाद देखिए, एक्सेस टू कैपिटल। सबसे बड़ा रुपया, पैसा, मासंगा, पैसा, तासंगा। एक एंटरप्रेन्योर आता है और उसके पास मान लीजिए पैसा ही नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए है। क्या वो एंटरप्रेन्योर ग्रो कर पाएगा? चैट बॉक्स में प्लीज पार्टिसिपेट करो ना, प्लीज जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो। बोलो, क्या वो एंटरप्रेन्योर ग्रो कर पाएगा? अगर उसको चाहिए 10 लाख, वो सिर्फ ला पा रहा है 1 लाख, तो वो ग्रो कर पाएगा या नहीं? वो नहीं ग्रो कर पाएगा, बिकॉज उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं है। उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए, मनी चाहिए। उसके पास इतना पैसा चाहिए कि वो बिजनेस को अच्छे तरह से स्टार्ट कर पाए, वो एम्प्लॉयज को हायर कर पाए, वो इक्विपमेंट खरीद पाए, वो मार्केटिंग कर पाए। लेकिन उसके पास तो पैसा ही नहीं है जी, उसके पास तो पैसा ही नहीं है। तो यही आती है, या इसी को बोलते हैं बाधाएं। ओके, तो सबसे पहला बाधा मार्केट डिमांड, दूसरा बाधा पैसा। क्लियर है? इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर सरकार बहुत ज्यादा टैक्स लेगी और अगर सरकार बहुत ज्यादा लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देगी, तो क्या बोलो, एक एंटरप्रेन्योर, एक नन्ना मुन्ना सा एंटरप्रेन्योर कैसे करेगा बिजनेस? सरकार अगर लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देगी, टैक्स ले लेगी, भर भर के टैक्स लेगी, तो एक एंटरप्रेन्योर जो बेचारा नया नया आया है मार्केट में, जो बेचारा कुछ करने के लिए आया है, वो तो वही डिमोटिवेट हो जाएगा। उसको तो गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करता। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप? कुछ छूट भी नहीं दे रहा है, कुछ सब्सिडीज भी नहीं दे रहा है, लॉज एंड रेगुलेशंस लगाए जा रहा है, टैक्स लगाए जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या सपोर्ट किया एक एंटरप्रेन्योर को? एंटरप्रेन्योर तो वही डिमोटिवेट हो जाएगा। समझे? तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी क्या करती है? मैटर करती है बेटा। गवर्नमेंट पॉलिसी भी मैटर करती है। लॉज एंड रेगुलेशंस कैन आइदर इनकरेज और हिंडर एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? ओके, इसके बाद सबसे मेन बाधा आ गई टेक्नोलॉजी। जहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिसको ये प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एंटरप्रेन्योर कंपीट कर रहा है, उसके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है और इस बेचारे एंटरप्रेन्योर के पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं। आज आप लोग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते होंगे, मैं सच बता रहा हूं, मैं 100% बता रहा हूं, जो टेक्नोलॉजी में मैं पढ़ा रहा हूं ना, उस टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ने की आदत लग गई है। आप किसी को व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते हुए देखते हो ना, या आप किसी को ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हुए देखते हो ना, तो वहीं के वहीं सो जाते हो या उससे पढ़ते नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको आता नहीं है पढ़ाना, इसका मतलब ये है कि वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा है। और जो एंटरप्रेन्योर के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी ना दोस्त, वो एंटरप्रेन्योर ग्रो नहीं कर पाएगा। आजकल के दिन में आपको टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हो मेरे बात? मेरे प्लीज 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 समझो ना। क्यों नहीं समझ रहे हो?
बाबू सोना का कॉल आया ना तो काट दो। वो तुम्हारा लाइफ नहीं बनाने वाला, तुम्हारा लाइफ ईडी बनाएगा, अकाउंट्स बनाएगा, बीपीएम बनाएगा, सेमेस्टर 1 बनाएगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाएगा। क्लियर है? सर क्या मजाक करते रहते हो, पढ़ाओ ना। हाँ भाई पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन बीच बीच में मजाक करना पड़ता है, वरना तो तुम सो जाओगे कुंभकर्ण की तरह। कुंभकर्ण की तरह एकदम एकदम खराटे मार के सोओगे। हम वही तो नहीं चाहते। तो फोर्थ क्या हो गया? टेक्नोलॉजी। यानी एक एक एंटरप्रेन्योर अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। क्लियर समझे कि नहीं बताओ? इसके बाद एजुकेशन एंड स्किल। एंटरप्रेन्योर के पास स्किल ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर बनने चला है, किसी भी हिसाब से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। एक एंटरप्रेन्योर के पास अगर स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो क्या चीज का एंटरप्रेन्योर बनेगा भाई? उसको मैनेजमेंट नहीं आता, फाइनेंस नहीं आता, मार्केटिंग नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। वो बस सोचा, रात में सपना आया, उसको बाबू सोना ने बोल दिया, सुनो बाबू, तुमको एंटरप्रेन्योर कोई भी हालत में बनना पड़ेगा। मेरे पापा ने बोला है एंटरप्रेन्योर से ही शादी करवाएंगे, तुमको कोई भी हालत में एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। एक दिन का वो एंटरप्रेन्योर बनने चला था वो, ठीक है। सुबह सुबह उठा, मम्मी मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मुझे शौक है एंटरप्रेन्योर बनने का। और एकदम गुरगोबर एंटरप्रेन्योर बना है, एकदम गुरगोबर एंटरप्रेन्योर। उसको कुछ नहीं आता है, उसको एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग भी नहीं आता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेलिंग भी नहीं आता है, और वो बनने चला है एंटरप्रेन्योर। उसको प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता है ठीक तरह से, एंटरप्रेन्योर ऐसे करके बोलता है, ठीक है। और वो बनने चला है एंटरप्रेन्योर। तो ऐसे ना चलबे, এমন না চলবে। এডুকেশন এন্ড স্কিল লাগবে, ঠিক আছে। একটা এন্টারপ্রেনার বনতে গেলে এডুকেশন এন্ড স্কিল কি লাগবে, লাগবে, লাগবে। যদি তুমি এডুকেটেড থাকো, যদি তুমি স্কিলড থাকো, ওই মুহূর্তে তুমি বনতে পারবে एंटरप्रेन्योर। मेरा बंगाली कमजोर है भाई, जज मत करना, हंसना मत, ठीक है। नो कॉमेडी प्लीज। और चैट बॉक्स में सिर्फ भाई पढ़ाई करेगा, ओके। चैट बॉक्स में पढ़ाई करेगा। बहुत लोग, मतलब ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे निब्बा निब्बी भरे पड़े हैं। एक जन का कॉलेज का सीट पूछ रहा है कि तुम्हारा कॉलेज का सीट नंबर क्या है, तुम कौन से बेंच पर बैठी हो, तुम ये बेंच पर बैठी हो, मैं तुम्हारे जस्ट पीछे बैठा हूं, मुझे दिखा देना, ओके। बेवकूफ, साफ ये लोग दिमाग से गए गुजरे हैं। तुम्हारा कॉलेज का सीट नंबर क्या है, मैं तुम्हारे बेंच के पीछे बैठी हूं, ओके, मुझे दिखा देना, ओके। किसका किसका सीट इस कॉलेज में पड़ा है भाई, क्या फर्क पड़ता है? तू लिखने जाएगा क्या उसका पेपर? अपना पढ़ाई करना। कुछ भी बोलता है, ओके। इसके बाद नेटवर्किंग एंड सपोर्ट। नेटवर्किंग एंड सपोर्ट क्या हो गया? नेटवर्किंग एंड सपोर्ट, नेटवर्किंग एंड सपोर्ट मतलब एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में अगर सपोर्ट नहीं हुआ, एक एंटरप्रेन्योर अगर कॉन्टैक्ट्स नहीं बना पाया, एक एंटरप्रेन्योर्स को एडवाइस देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए अगर कोई नहीं है, तो एक एंटरप्रेन्योर पीछे रह जाता है। सुनो ना भाई, सुनो ना, सुनो ना। एमएस धोनी है, आजकल वो यंग प्लेयर्स को गाइड करता है, आजकल वो यंग प्लेयर्स को गाइड करता है। जब वो आईपीएल का मैच खेल लेता है ना, उसके बाद वो क्या करता है, बहुत सारे यंग प्लेयर्स उसके सामने झुंड बनाते हैं और उनको वो गाइड करता है। अगर वही गाइडेंस उन यंग प्लेयर को ना मिले, सोचो 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 जी, क्या हो जाएगा उनका हाल। वो क्या कभी बेहतर कर पाएंगे? तो कभी कभी हमें एडवाइस चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती है, तभी एक इंसान आगे जाता है। आप लोग गलत समझ रहे हो कि मैं ही कहूं, मैं ही सब कुछ हूं। अपने आप को आप समझते हो ना कि मैंने एग्जाम पास किया, मैंने एग्जाम को टॉप किया। नहीं, एग्जाम आप पास करते हो तो अपने टीचर्स की वजह से, अपने मम्मी पापा की वजह से, अपने शिक्षक की वजह से, और बहुत लोगों का योगदान रहता है, दोस्तों का भी योगदान रहता है, जिससे आप दिखाना भाई, दिखाना भाई, दिखाना भाई, दिखाना भाई, सबका योगदान रहता है। तो नेटवर्किंग एंड सपोर्ट तो बनाना पड़ेगा ना भाई, ओके। एंड एंटरप्रेन्योर के लाइफ में क्या रहता है? रिस्क भी रहता है।
अगर एंटरप्रेन्योर रिस्क नहीं ले पाया, एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले पाया, उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। हर्षद मेहता का सीरीज किसने देखा है बताओ? हर्षद मेहता का स्कैम 91 किसने देखा है? उसमें एक डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। यानी वो ये बोलता है कि अगर मैं रिस्क लूंगा ना तो मुझे प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा लगेगा, रिस्क लूंगा तभी तो मेरा बिजनेस बड़ा बन पाएगा। तो एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में अगर रिस्क लेने की शक्ति है और अगर वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, जितना लिमिटेड रिस्क लेता है, तभी वो ग्रो करेगा, न ज्यादा न कम। क्लियर? अब आइए आगे पढ़ते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस। तो कभी कभी एक एंटरप्रेन्योर का जो ग्रोथ है ना, इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी वरी करता है कि किस तरीके से जीडीपी का ग्रो हो रहा है। अगर मान लीजिए जीडीपी ग्रो हो रहा है तो एंटरप्रेन्योर का भी ग्रोथ होगा। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है तो एंटरप्रेन्योर के लिए ये अच्छा साबित होगा, एंटरप्रेन्योर का भी ग्रोथ होगा। अगर मान लीजिए कस्टमर कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई इस एंटरप्रेन्योर में तो दम है, इस एंटरप्रेन्योर का सामान में तो दम है, तो कंज्यूमर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सिंपल सा बात है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है एक एंटरप्रेन्योर का ग्रोथ के लिए। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप एक दिन मार्केट में गए और मार्केट में जाके एक मिल्क का पैकेट खरीदा, मिल्क का पैकेट। अमूल को छोड़ के इस बार आपने कुछ लोकल मिल्क का पैकेट खरीदा, ठीक है। मान लीजिए इस मिल्क का पैकेट का नाम है होइचोई, इसका क्या नाम है? होइचोई। एक एंटरप्रेन्योर ने इस मिल्क को लाया था, एक लोकल मिल्क था, ये सिंपल सा बात है, एक लोकल दूध था। आपने इस पैकेट को खरीद लिया, अमूल के पैकेट को आपने नहीं खरीदा। जब आपने इसको पिया तो आपको इतना बेहतर लगा, इतना बेहतर लगा, इतना बेहतर लगा कि आप डेली यही खरीदने लगे, आप डेली यही लोकल ही खरीदने लगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर को खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, इस एंटरप्रेन्योर में दम है, इसी से खरीदेंगे। और कभी कभी जीडीपी बढ़ता है तो एंटरप्रेन्योर का भी बढ़ जाता है, एंटरप्रेन्योर का भी ग्रोथ होता है, इन्फ्लेशन रेट के भी वजह से। तो इकोनॉमिक कंडीशंस के भी वजह से एक एंटरप्रेन्योर का ग्रोथ होता है। क्लियर है ना बाबू? ओके। अब आगे पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर के पास सफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, सफिशिएंट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं है, और ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होती है बिजनेस में वो नहीं है। क्योंकि एक बिजनेस करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर रहना जरूरी है। ओके, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कि भैया गुड्स तो बना दिए हम, लेकिन गुड्स को भेजे कैसे? हमारे पास एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है। हम लोग तो नए नए एंटरप्रेन्योर हैं, हम लोग तो नए नए मार्केट में आए हैं, हमारे पास नहीं है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, हमारे पास नहीं है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, हमारे पास वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अवेलेबल नहीं है जो नॉर्मल बिजनेसेस के पास रहती है। तो इसी वजह से एंटरप्रेन्योर्स का ग्रोथ रुक जाता है। एंटरप्रेन्योर्स मेहनत बहुत करता है लेकिन उसके पास ना रिसोर्सेस नहीं रहती बेटा, उसके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, इसी वजह से एंटरप्रेन्योर रुक जाता है, ग्रो नहीं कर पाता है। एंड लास्ट हो गया कल्चरल एटीट्यूड। तो 10 के 10 पॉइंट्स आपको इसीलिए पढ़ाए हैं क्योंकि 10 मार्क्स का आ गया तो क्या करोगे उस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में क्या पीछे वाले का देखोगे? दिखाना भाई, दिखाना दिखाना, और पीछे वाले को भी नहीं आया तो इस वजह से 10 पॉइंट पढ़ के जाना। ओके, सो कल्चरल एटीट्यूड क्या कहता है? देखिए, कल्चरल एटीट्यूड्स टुवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप कैन इन्फ्लुएंस द विलिंगनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स टू स्टार्ट एंड ग्रो बिजनेस. Cultures that value entrepreneurship tends to see higher rate of entrepreneurial growth. अब कल्चरल एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ? कोई एक ऐसा सोसाइटी रहता है जो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है, और कोई एक ऐसा सोसाइटी रहता है बोलता है अरे एंटरप्रेन्योर, स्पेलिंग आता है तुमको एंटरप्रेन्योर का, चला है एंटरप्रेन्योर बनने। कोई एक ऐसा सोसाइटी रहता है जो सपोर्ट करता है, कोई एक ऐसा सोसाइटी रहता है जो डिमोटिवेट कर देता है, बोलता है भाई तू एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता जिंदगी में।
तो जो सोसाइटी, अगर आप डिमोटिवेशन वाला सोसाइटी में चले गए तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपके ग्रोथ में बहुत बाधाएं आएंगी। लेकिन आप सपोर्ट वाला सोसाइटी में चले गए, आपको सब सपोर्ट कर रहा है, आपको मिलजुल के सारा का सारा जन प्यार दे रहा है, तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन के रहोगे मेरे दोस्त। क्लियर है? तो यही था फैक्टर्स। प्लीज आप लोग एक एक करके अभी फैक्टर्स मुझे बताओगे, प्लीज 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 दोस्तों, प्लीज एक एक करके फैक्टर्स आप चैट बॉक्स में लिखो ना। हर कोई एक एक करके फैक्टर्स लिखेगा तो सबका याद हो जाएगा, सबका लर्न हो जाएगा। बताइए कौन कौन सी बाधाएं एक बेचारे प्यारे से, आपके जैसे हैंडसम, आपके जैसे चार्मिंग, आपके जैसे ब्यूटीफुल एंटरप्रेन्योर के लाइफ में आता है। ठीक है, ये सब लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योर्स का एक एक पॉइंट आप अपने चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। ओके जी, लिख लिया भाई। देखो जो फॉलो करेगा ना, जो मेरे सारे के सारे टिप्स को फॉलो करेगा, उसको ऑलरेडी एग्जामिनेशन में कोई टेंशन नहीं होता है, उसका एग्जामिनेशन बेस्ट ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। भैया एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योर मतलब तो समझ गए कि वो इंसान जो यूनिक तरीके से बिजनेस करेगा, जो नया तरीके से बिजनेस करेगा, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अब ये बता दो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या हो गया? ओके जी, आप बोल रहे हो तो बता देता हूं। ओके ओके ओके, इन द वर्ड्स ऑफ, मतलब कि स्टीवेंसन एंड अदर्स ने बोला है, एंटरप्रेन्योर्स इज इन प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू बाय ब्रिंगिंग टुगेदर ए यूनिक पैकेज ऑफ रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट एन अपॉर्चुनिटी। यानी स्टीवेंसन बाबा ने बोला है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है। भाई ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जो वैल्यू क्रिएट करता है सारे के सारे रिसोर्सेज का। जैसे ये मैन है, ये मटेरियल है, ये इक्विपमेंट है, सारे के सारे रिसोर्सेज को एक साथ लाके वैल्यू क्रिएट करता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है। बताओ एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाट? एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू। एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से किसी चीज का वैल्यू क्रिएट होता है, जो सारे के सारे रिसोर्सेस को एक बैग में भर के लाता है, एक पैकेज में भर के लाता है। एंटरप्रेन्योरशिप में मैन, मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल्स, सब कुछ एक पैकेज में भर के लाता है और अपॉर्चुनिटी देता है ग्रो करने का। तो ये बोला है स्टीवेंसन एंड अदर्स कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू बाय ब्रिंगिंग टुगेदर ए यूनिक पैकेज ऑफ रिसोर्सेस टू एक्सप्लॉइट एन अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अब और एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बाबा, और एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एच कोल। अब एच कोल ने क्या बोला है देखो, एच कोल ने क्या मतलब कि बोला है, देखो जरा ध्यान दे दीजिए दोस्तों। एच कोल ने बोला है एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। मेरा कुछ मकसद है, मकसद। पर्पसफुल मतलब क्या? मकसद। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल। यानी एक मकसद है एक इंडिविजुअल का या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का। एंटरप्रेन्योरशिप मकसद है एक इंडिविजुअल का या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का, टू अंडरटेक, टू इनिशिएट, टू मेंटेन और ऑर्गेनाइज ए प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। एक बिजनेस बनाना, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस बनाने का मकसद है मेरा, फॉर द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस। एक बिजनेस बनाना प्रोडक्शन के लिए, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। सिंपल सा बात है। बिजनेस में क्या करते हो भाई? बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। बिजनेस में क्या करते हैं? बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो एच कोल ने बोला है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। पर्पसफुल एक्टिविटी मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप एक मकसद वाला एक्टिविटी है। मकसद, ये मेरा मकसद है, मैं इतना अचीव करके रहूंगा। Entrepreneurship is the purposeful activity of an individual
या तो एक अकेले इंसान का, या तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंसान का। अब 4 दोस्त भी मिलकर एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और आप अकेले भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। क्या फर्क पहनता है जी? क्या फर्क पहनता है? आप 4 दोस्त को भी मिला के बना सकते हो एंटरप्रेन्योर। आप एक दोस्त भी, आप अकेले भी बन सकते हो एंटरप्रेन्योर। सिंपल सा बात है। यहां पे यही बोला गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन, ऑर्गेनाइज ए प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। इनका यह मकसद रहता है कि भाई मैं इनिशिएट करूं, मेंटेन करूं और ऑर्गेनाइज करूं एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। मैं एक ऐसा बिजनेस बनाऊं जो सिर्फ पैसा कमा के दे, जो सिर्फ प्रॉफिट कमा के दे। पैसा मासंगा, सिंपल, क्लियर है? तो आपको कौन सा डेफिनेशन लिखना है? आपको जो मर्जी आप डेफिनेशन लिख दो, 2 मार्क्स का ही तो लिखना है। जो मर्जी आप डेफिनेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखो, मेरे हिसाब से आपको ये वाला डेफिनेशन लिखना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको कौन सा डेफिनेशन लिखना चाहिए? ये वाला। ओके, तो ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द एंटरप्रेन्योर टू ब्रिंग ए बिजनेस यूनिट इनटू एग्जिस्टेंस आर कलेक्टिवली नोन एज एंटरप्रेन्योर। सारे के सारे एक्टिविटीज, ए टू जेड एक्टिविटीज जो एक एंटरप्रेन्योर करता है, जो एक एंटरप्रेन्योर करता है सपने को सच्चाई में बदलने के लिए, सपने को बिजनेस में बदलने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी एक्टिविटीज आपने किया, आपके दोस्त ने किया, उसके दोस्त ने किया, जो भी एक्टिविटीज आप लोग मिलके करते हो ना, एक एंटरप्रेन्योर करता है ना, एक सपने को सच्चाई में बदलने के लिए, एक बिजनेस यूनिट को एग्जिस्ट कराने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप। प्लीज आप एक एक डेफिनेशन जरूर से अपने से बना के लिख दो, जिससे आपको याद रह जाए कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोलते हैं। जल्दी लिखो ना बेटा, जल्दी लिखो बाबा, जल्दी 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 लिखो ना बाबू। क्यों बाबू सोना के पीछे पड़े हो? फोन में तुम्हारे चैट्स आ रहे होंगे, डिलीट करो उसको। और चैट बॉक्स में कोई एकदम मतलब कि बकैती नहीं करेगा, तुम्हारा सीट नंबर क्या है, मेरा सीट नंबर ये है, ऐसा वाला बकैती नहीं करेगा। आराम से पढ़ो और ठंडा पानी पियो और घर जाके खाओ, सो जाओ। सिंपल। ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय एंटरप्रेन्योर टू ब्रिंग ए बिजनेस यूनिट इनटू एग्जिस्टेंस कलेक्टिवली नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है? इन शॉर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए बिजनेस एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग ए बिजनेस एंटरप्राइज, एक बिजनेस एंटरप्राइज क्रिएट करने का प्रोसेस है। क्लियर है? आइए अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वो टेक्नोप्रेन्योर। अब आगे पढ़ेंगे वो टेक्नोप्रेन्योर, टेक्नोप्रेन्योर। ठीक है भैया, ये टेक्नोप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर के बारे में तो पढ़ लिए, टेक्नोप्रेन्योर क्या होता है? तो टेक्नोप्रेन्योर वो होते हैं जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और जिनका मेन फोकस ही रहता है भैया टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करना है, जिनका मेन फोकस ही रहता है टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। ठीक है? ए टेक्नोप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट्स एंड रन्स द बिजनेस। एक टेक्नोप्रेन्योर अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है रे बाबा, और जिसका मेन फोकस क्या रहता है? टेक्नोलॉजी के ऊपर। बताओ बताओ बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, टेक्नोप्रेन्योर किसको बोलते हैं? A technopreneur is someone who starts and runs a business that's focused on technology. जिसका मेन फोकस क्या रहता है? टेक्नोलॉजी के ऊपर। The use technology to create innovative product, यानी कि मैं टेक्नोलॉजी का यूज करके एक इनोवेटिव प्रोडक्ट कैसे बनाऊं, एक सर्विसेज को कैसे बनाऊं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? टेक्नोप्रेन्योर। जैसे उबर, ओला, ये सब चीज कैसे चलती है? ये सब चीज ये टेक्नोलॉजी से चलती है। तो इनको एंटरप्रेन्योर भी बोला जाएगा और टेक्नोप्रेन्योर भी बोला जाएगा, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी से अपना इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनोवेटिव सर्विसेज देते हैं। सिंपल सा बात है, समझे ना? कुछ आप इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ आप चीजें बना रहे हो इनोवेटिव, ये टेक्नोलॉजी के मदद से, तो आपको बोला जाएगा टेक्नोप्रेन्योर भी। एंटरप्रेन्योर तो बोला जाएगा, लेकिन आप टेक्नोप्रेन्योर भी हो। सिंपल। ठीक है? ओके, अब सबसे मेन पढ़ेंगे। अब जंग होगी बेटा, जंग जंग जंग। अब जंग छिड़वाएंगे किसके बीच में? आप
आप कभी लड़ाई वड़ाई करवाए हो स्कूल में? आप कभी लड़ाई वड़ाई करवाए हो? मैं अपने हाई स्कूल की कहानी सुनाता हूं, लड़की लोग बुरा मत मानना। हमारे अंदर ना बहुत सारे ग्रुप रहते थे, हमारे अंदर 10 लोगों के ग्रुप रहते थे, मतलब कि 10 बॉयज का ग्रुप रहता था। हम लोग क्या करते थे ना, लड़की लोगों का ना झगड़ा लगा देते थे। ये देखो तुम्हारे बारे में क्या बोल दिया, उसको बोलते थे ये देखो तुम्हारे बारे में क्या बोल दिया। तो लड़की लोगों का ना हम लोग ना झगड़ा लगा देते थे, हम सारे बॉयज मिलके लड़की लोगों का ना झगड़ा लगा देते थे, जिससे ना लड़की लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होके आपस में झगड़ने लगते थे। ठीक है, तो आज भी हम लोग झगड़ा ही लगाएंगे किसके बीच में? एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस इंट्राप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस इंट्राप्रेन्योरशिप। ओके, तो देखिए इसका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले देखिए मीनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या? एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है, वो एक इंसान होता है जो खुद से अपने बलबूते पे बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो खुद से अपने बलबूते पे एक बिजनेस को स्टार्ट करता है विद न्यू आइडिया एंड कंसेप्ट। एक नया आइडिया के साथ, एक नया कंसेप्ट के साथ खुद के बलबूते पर स्टार्ट किया है अगर तुमने, तो तुम कहलाओगे मेरे दोस्त एंटरप्रेन्योर। तुम कहलाओगे मेरे दोस्त एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो खुद के बलबूते पे अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंट्राप्रेन्योर कौन होता है। इंट्राप्रेन्योर refers to employees of the organization who is in charge of undertaking innovation in the product, service और प्रोसेस। इंट्राप्रेन्योर कौन होते हैं? जो पापा का, चाचा का, दादाजी का या किसी और का बिजनेस में इनोवेशन करता है। ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी बिजनेस सालों से है, लेकिन मैं उस बिजनेस में घुस के कुछ नया इनोवेट कर देता हूं, कुछ नया ला देता हूं, तो मुझे क्या बोला जाएगा दोस्तों? बोलो ना, इंट्राप्रेन्योर। मुझे क्या बोला जाएगा? इंट्राप्रेन्योर। तो इंट्राप्रेन्योर कौन रहते हैं? इंट्राप्रेन्योर एक एम्प्लॉय रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिनको बोला जाता है कि भाई एम्प्लॉय तुम्हारे अंदर तो बहुत टैलेंट है, भाई एम्प्लॉय तुम्हारे अंदर तो बहुत टैलेंट है, एक काम करो, कुछ इनोवेट करो, कुछ नया लाओ इस कंपनी में। ऑलरेडी ये कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन तुम कुछ नया लाओ, हम तुमको पैसे वगैरह, कपड़ा वगैरह सब कुछ देगा, तुम नया लाओ कुछ, तुम हमारे कंपनी को इनोवेट करो। क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग बोलेंगे इंट्राप्रेन्योर। यानी एंटरप्रेन्योर खुद के बलबूते पे स्टार्ट करता है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर के पास एक सपोर्ट रहता है बिजनेस का कि हम तुम्हारे साथ है, तुम स्टार्ट करो, तुम कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस कंपनी के लिए, बस बात खत्म। ठीक है, इसका अप्रोच क्या रहता है? इनिशिएटिव। इसका अप्रोच क्या रहता है? मतलब कि इंट्यूसिव ध्यान दीजिए दोस्तों, और इसका रेट्रोस्पेक्टिव। ओके, एंटरप्रेन्योर्स का अप्रोच रहता है इंट्यूसिव और इसका रहता है रेट्रोस्पेक्टिव। रिसोर्सेस, क्या एंटरप्रेन्योर अपना रिसोर्सेस यूज करता है या दूसरों का रिसोर्सेस यूज करता है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या एंटरप्रेन्योर अपना रिसोर्स यूज करता है या दूसरों का, कंपनी का प्रोवाइड किया हुआ रिसोर्स यूज करता है? दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपना रिसोर्सेस यूज करता है, यूजेस ओन रिसोर्सेस। और एक इंट्राप्रेन्योर तो कंपनी का रिसोर्सेस यूज करेगा ना। एक इंट्राप्रेन्योर एक एम्प्लॉय रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का, उनको कंपनी बोल के रखा होता है कि भाई तू मेरे बदले में काम कर, तू मेरे बदले में क्या कर, तू मेरे बदले में काम कर, तू मेरे बदले में कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना, और हम लोग तुमको पूरा का पूरा सपोर्ट देंगे, जितना पैसा लगेगा, जितना माल लगेगा, जितना मटेरियल लगेगा, हम है ना। तो जो रिसोर्सेस यूज करते हैं ना एंटरप्रेन्योर, वो कंपनी के रिसोर्सेस यूज करते हैं। ओके, कैपिटल कौन रेस करता है? कैपिटल रेस करता है एंटरप्रेन्योर ही। एंटरप्रेन्योर के केस में कैपिटल कौन रेस करता है? खुद एंटरप्रेन्योर ही। लेकिन इसमें इंट्रा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कंपनी ही फाइनेंस कर देता होगा, कंपनी ही दे देता होगा, पैसा ले भाई, पैसा ले, जितना पैसा चाहिए ले। इसके बाद देखिए एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर का जो एंटरप्राइज रहता है वो न्यूली स्टैब्लिश्ड रहता है। ओके, नया नया बना रहता है, और इंट्राप्रेन्योर में एग्जिस्टिंग वन रहता है, एकदम चला हुआ। ओके, इसके बाद डिपेंडेंसी, एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है। मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं अपने बलबूते पे बिजनेस करूंगा,
मुझे किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इंडिपेंडेंट। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इंडिपेंडेंट। और भैया मतलब कि बताइए, इंट्राप्रेन्योर डिपेंडेंट रहते हैं किस पे? कंपनी पे। किस पे? कंपनी पे। इंट्राप्रेन्योर जो है ना वो डिपेंडेंट रहते हैं किस पे? डिपेंडेंट रहते हैं कंपनी पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। रिस्क जो है, रिस्क एंटरप्रेन्योर खुद लेता है, बॉर्न बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। और यहां पे जो रिस्क है ये कंपनी लेता है उसके बदले में। इंट्राप्रेन्योर के केस में ना कंपनी रिस्क लेता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के केस में एंटरप्रेन्योर खुद से रिस्क लेता है। और ये बताइए एंटरप्रेन्योर काम किसके लिए कर रहा है? वो ये चाह रहा है कि लीडिंग पोजीशन में क्रिएट करूं मार्केट में, क्रिएटिंग ए लीडिंग पोजीशन इन द मार्केट। एंड इसका है चेंज एंड रिन्यू द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम ऑफ कल्चर। सिंपल सा बात है कि इसका एम क्या रहता है? एंटरप्रेन्योर का एम क्या रहता है? एंटरप्रेन्योर का एम यही रहता है कि वो एक लीडिंग पोजीशन बनाना चाहता है मार्केट में। वो चाहता है कि मैं लीड करूं। और एक एंटरप्रेन्योर का रहता है नॉर्मली कि वो अपने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स को चेंज करना चाहता है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को चेंज करना चाहता है। सिंपल। ओके, समझ में आया ना? चलिए आगे। ये पूरा का पूरा डिफरेंस आपको याद करने का जरूरत है, एंटरप्रेन्योर वर्सेस इंट्राप्रेन्योर। बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इनोवेशन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या होता है? इनोवेशन मतलब मैं अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। मैं अपने न्यू आइडियाज को क्या कर रहा हूं? इंप्लीमेंट कर रहा हूं। मेरे दिमाग से जो आइडियाज निकला है वो मैं उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। मैं उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर रहा हूं। उसको क्या बोलते हैं? इनोवेशन। इनोवेशन इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू आइडियाज एट द इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। जैसे मेरे को यूट्यूब खोलने का आइडिया आया सबसे पहले, उसके बाद मैंने जब यूट्यूब खोला तो ये इंप्लीमेंट हो गया ना। उसके बाद जब मैंने यूट्यूब खोल के जब बेहतर तरीके से, बहुत यूनिक तरीके से पढ़ाना चाहा तो मैं इंप्लीमेंट कर दिया ना, तो उसको क्या बोलोगे? इनोवेशन। उसको आप क्या बोलोगे बेटा? इनोवेशन। इनोवेशन इनोवेशन मतलब इंप्लीमेंट करना। तुम्हारे दिमाग से जो बत्ती जल रही है उसको रियल लाइफ में एग्जिस्ट करवाना, इंप्लीमेंट करना। तो इनोवेशन इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू आइडियाज एट द इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। प्लीज 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 इसको चैट बॉक्स में लिखिए, किसको बोलते हैं इनोवेशन? आएगा एग्जामिनेशन में। इनोवेशन का मतलब क्या हो गया? इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज इन द इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ए प्रोसेस ऑफ इंटेंशनल चेंज मेड टू क्रिएट वैल्यू बाय मीटिंग अपॉर्चुनिटी एंड सीकिंग एडवांटेज। मतलब मैं अगर कुछ चेंज लाना चाहता हूं और मैं अगर उसको इंप्लीमेंट कर दिया तो मैं उसको क्या बोलूंगा? इनोवेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनोवेशन। लेकिन सबसे पहले आप इनोवेशन का जो डेफिनेशन है ना वो लिखेंगे चैट बॉक्स में। प्लीज 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 आप लोग इनोवेशन का डेफिनेशन जल्दी जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी लिखो। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इनोवेशन करने लगेंगे। तो दोस्तों इनोवेशन के जो है ना वो 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बताओ? इनोवेशन के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। इनोवेशन के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला इन्वेंशन। सबसे पहला क्या? इन्वेंशन। इन्वेंशन 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 मतलब अगर आप कोई नया प्रोडक्ट को बनाते हो, सर्विसेज को बनाते हो, प्रोसेस को बनाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इन्वेंशन। तो इनोवेशन का सबसे पहला टाइप इन्वेंशन, यानी क्रिएटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज। इन्वेंशन का मतलब क्या हो गया? कुछ नया बना दिया आपने, कुछ नया बना दिया। इसके बाद वाला टाइप होता है एक्सटेंशन, यानी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपके पास है, उसी को आपने कुछ एक्सटेंड करके अच्छा बना दिया, अपग्रेड कर दिया। सिंपल सा बात है। एक्सटेंशन आप किसको बोलोगे? एक्सटेंशन आप बोलोगे अपग्रेड करने को। जैसे प्ले स्टोर में जाते हो तो हर एप्लीकेशन अपडेट होके कुछ नया बन जाता है, तो वैसे ही एक्सटेंशन का मतलब वही है कि पहले से ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, मैं कुछ ऐसा बना दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि ये प्रोडक्ट और भी ज्यादा बेहतर हो गया। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट
और भी ज्यादा बेहतर हो गया मेरे दोस्त। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा एक्सटेंशन। इसके बाद आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब कॉपिंग ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड देन एडिंग ओन क्रिएटिव टच। यानी कि पहले मैं कॉपिंग करूंगा, पहले मैं किसी दूसरों का झापूंगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करते हो, एक पेपर रहता है, उस पेपर को पहले आप कॉपी कर लेते हो, उसमें ना अपना क्रिएटिव टच डाल देते हो। वो कुछ और लिखा है लेकिन आप अपना क्रिएटिव टच डाल के आप अपना बना लेते हो उसको। सबसे पहले कॉपी करो, इसके बाद अपने वर्ड्स में जाके लिख दो, बात खत्म हो गया। इसको क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। करते हो तुम करते हो ऐसा, ठीक है। झूठ झूठ मत बोलना। तुम पहले दूसरों का देखते हो और हु बहू कॉपी नहीं करते हो, हु बहू सेम टू सेम कॉपी नहीं करते हो, उसमें अपना टच ऐड कर देते हो, उसमें कुछ अपने से ऐड कर देते हो। तो इसको क्या बोलोगे बेटा, डुप्लीकेशन। क्या बोलोगे, डुप्लीकेशन। ओके जी, ओके जी, ओके। बात करते हैं लास्ट वाला, सिंथेसिस। लास्ट में हम लोग क्या बात करते हैं, सिंथेसिस का। सिंथेसिस 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 का मतलब क्या होता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इनटू न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। सिंपल सा बात है, सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ। मैं कल ही आपको एक एग्जांपल दिया था, एक प्रोजेक्ट वर्क हुआ करता था, आपने ए से भी झापा, बी से भी झापा, सी से भी झापा और डी से भी झाप दिया। चारों जन से झाप के आप अपना प्रोजेक्ट बना दिया। अरे बाबा, अरे बाबा चालाक। इसको क्या बोलोगे, सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब क्या होता है कि मैं क्या कर दिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट मतलब कि प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन करके एक अपना प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए थे मेरे, उनको मिला के मैं एक अगर प्रोडक्ट मतलब कि बना रहा हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सिंथेसिस। तो इनोवेशन के कितने टाइप्स, जल्दी बोलो, 4 टाइप्स। जल्दी बोलो, 4 टाइप्स। चैट बॉक्स में लिखो 4 टाइप्स। इनोवेशन के कितने टाइप्स, सबसे पहला इन्वेंशन, दूसरा एक्सटेंशन, तीसरा डुप्लीकेशन, चौथा सिंथेसिस। जो बोलेगा वो पास होगा, जो बोलेगा वो पास होगा, जो बोलेगा वो अच्छा मार्क्स लाएगा। ठीक है, इन्वेंशन, एक्सटेंशन, डुप्लीकेशन, सिंथेसिस। इन्वेंशन, एक्सटेंशन, डुप्लीकेशन, सिंथेसिस। जल्दी बोलो, क्या क्या टाइप्स है इनोवेशन के, क्या क्या टाइप्स है इनोवेशन के, टाइप्स बताओ, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या आता है, इन्वेंशन। दूसरा क्या आता है, एक्सटेंशन। इसके बाद थर्ड क्या आता है, डुप्लीकेशन। फोर्थ क्या आता है, सिंथेसिस। क्लियर है? ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। आइए नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे इनोवेशन प्रोसेस। इनोवेशन प्रोसेस नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इनोवेशन प्रोसेस। इनोवेशन का क्या क्या प्रोसेस होता है उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से इनोवेशन किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है इनोवेशन के लिए, वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग करते हो एनालिटिकल प्लानिंग। सबसे पहले दोस्तों आप लोग करते हो एनालिटिकल प्लानिंग, यानी कि एक प्रोडक्ट के सर्विसेज, फीचर्स, डिजाइन के बारे में सोचते हो। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसके डिजाइन क्या रहेंगे, वो कौन से सर्विसेज देंगे, वो कौन से फीचर्स रहेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट का ना एनालिटिकल प्लानिंग करते हो, डिटेल्ड प्लानिंग करते हो कि हमारा प्रोडक्ट कैसा हो, फीचर्स कैसा हो, उसका डिजाइन कैसा हो, फीचर्स कैसा हो, सर्विसेज कैसा हो। सिंपल सा बात है, उसका पैकेजिंग कैसा हो, लेबलिंग कैसा हो, सब चीज के बारे में आप प्लान करते हो ना। आप सबसे पहले प्लान करोगे, इसके बाद रिसोर्सेस का क्या करोगे, जुगाड़। रिसोर्सेस का क्या करोगे, जुगाड़। सिर्फ प्लान करने से कुछ नहीं होता। आप प्लान कर लिए सब कुछ कि मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसा शेप का होगा, कैसा साइज का होगा, कौन सा कलर का होगा, कौन सा डिजाइन का होगा, प्लान तो कर लिए। अब क्या करना पड़ेगा, सामग्री का जुगाड़। जो भी प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो उसको बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस लगेंगे, उसका जुगाड़ आप करते हो। उसके बाद जुगाड़ करने के बाद आप इंप्लीमेंट करते हो। जुगाड़ तो आपने खोज के ला दिया, आप उस रिसोर्सेस को अप्लाई करते हो टू अकम्प्लिश द प्लान, टू अकम्प्लिश द प्लान, टू अकम्प्लिश द प्लान। ठीक है, सबसे पहले आप एनालिटिकल प्लानिंग की, इसके बाद क्या किए, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेस का जुगाड़। इसके बाद आप इंप्लीमेंट करते हो, इसके बाद आप कमर्शियल एप्लीकेशन कर देते हो इसका। मार्केट में जाके बेचोगे, मार्केट में जाके बेचोगे कस्टमर्स को। तो 4 टाइप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं इसके। इनोवेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एनालिटिकल प्लानिंग।
दूसरा रिसोर्सेस का जुगाड़, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इंप्लीमेंटेशन, इसके बाद कमर्शियल एप्लीकेशन। सिंपल, कमर्शियल एप्लीकेशन मतलब कस्टमर्स को बेचो, है ना। ओके जी, समझ गए समझ गए। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, प्लीज इसका प्रोसेस चैट बॉक्स में लिखिए। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्रिएटिविटी की तरफ। क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ेंगे अभी। आइए अभी पढ़ते हैं कि क्रिएटिविटी किसको बोलते हैं। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट ओरिजिनल आइडिया, सोल्यूशन, एक्सप्रेशंस। क्रिएटिविटी मतलब अपने दिमाग से आप कुछ आइडिया अगर निकालते हो उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। इसका मतलब है आप सोच रहे हो, आप कुछ डिफरेंटली सोच रहे हो, आप कुछ कनेक्शंस बना रहे हो, आप कुछ अलग सोच रहे हो, आप अपना क्रिएटिविटी अपने दिमाग से निकाल रहे हो। क्रिएटिविटी का मतलब है कि ओरिजिनल आइडियाज को अपने दिमाग से बाहर निकालना, जनरेट करना। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट ओरिजिनल आइडियाज, सॉल्यूशंस, एक्सप्रेशंस दैट नोवेल, यूजफुल एंड वैल्यूएबल। एक वैल्यूएबल अच्छा आइडिया को निकालने का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी। सिंपल 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 सिंपल। क्रिएटिविटी का मतलब है अपने दिमाग से आप अपने आइडियाज को निकालें। अब पढ़ते हैं इन्वेंशन का मतलब क्या होता है। इन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है बाबा। क्रिएटिविटी, इनोवेशन और इन्वेंशन, ये तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या तुम समझ रहे हो? हाउ इज द जोश गाइस? जोश बचा हुआ है या नहीं? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। इन्वेंशन मतलब देखिए, इन्वेंशन refers to the creation of a new product, process or idea that has never existed. इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? इन्वेंशन का मतलब ये होता है कुछ ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना देना या कुछ ऐसा पर्टिकुलर सर्विसेज बना देना जो आज से पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। इन्वेंशन का मतलब है कुछ नया इन्वेंट कर देना, आज से पहले जिनका नाम निशान नहीं सुना था उन चीज का इन्वेंट कर देना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इन्वेंशन। इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब है ये कि जो पहले नहीं था उसको क्रिएट कर देना। जो आज से पहले कोई देखा नहीं था, सुना नहीं था, उस गुड्स को, उस सर्विसेज को हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको क्या बोलोगे आप? इन्वेंशन। जैसे ओला, उबर, अमेजन, ये सब सारे कंसेप्ट एकदम नए हैं, ये सब इन्वेंट हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसा आइडिया, कुछ ऐसा प्रोडक्ट, कुछ ऐसा प्रोसेस आप ऐसे निकाल रहे हो दिमाग से जो आज तक कभी एग्जिस्ट नहीं किया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनोवेशन। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्लीज 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 ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। चैप्टर्स थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझा रहा हूं दोस्तों, प्लीज समझने की कोशिश करो ना, प्लीज। अब पढ़ेंगे क्रिएटिविटी का प्रोसेस। ओके, क्रिएटिविटी का प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस से गुजरने पड़ते हैं क्रिएटिविटी में। सबसे पहले तो भैया आप प्रिपरेशन करते हो। सबसे पहले तो आपको जो चीज के बारे में सोचना है, जो चीज के बारे में सोच रहे हो, उस चीज के बारे में आप एक्सप्लोर करोगे, मार्केट में रिसर्च करोगे जाके। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? सोचना, कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज के बारे में, कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज के बारे में सोचने का मतलब है क्रिएटिविटी। लेकिन सबसे पहले उस चीज का मालूम तो रहना चाहिए ना आपको। जैसे मैं बीकॉम सेमेस्टर 1 को फ्री में पढ़ाने के बारे में सोच रहा हूं, तो मेरे को बीकॉम सेमेस्टर 1 का पूरा नॉलेज तो रहना चाहिए ना रे बाबा। अगर मेरे पास नॉलेज ही नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊंगा क्रिएटिविटी? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन गैदर कर पाऊंगा। इमर्स योरसेल्फ इन द सब्जेक्ट मैटर, यानी उस सब्जेक्ट में एकदम अपने आप को ढाल लो। इंफॉर्मेशन गैदर करो, यहां से वहां से, जहां से भी कुछ इंफॉर्मेशन मिले गैदर करो। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस आता है प्रिपरेशन। सबसे पहला प्रोसेस क्या आता है? प्रिपरेशन। इसके बाद आता है इनक्यूबेशन। इसके बाद क्या आता है? इनक्यूबेशन। अब देखो, अब तुमने सारा का सारा एनालाइज कर लिया, रिसर्च कर लिया, अब तुमको ना एक माइंड को ना रेस्ट देना पड़ेगा। अपना माइंड को रेस्ट दो। अपना माइंड वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तुम्हारा जो माइंड है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो प्रॉब्लम को
मतलब के बारे में सोचेगा। अपने माइंड को आप रेस्ट नहीं दे रहे हो और आपका माइंड दूसरे कामों में उलझा पड़ा हुआ है, तो फिर वो प्रॉब्लम के बारे में आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोचेगा, भूल जाएगा सोचना। तो सबसे पहले तो आप प्रिपेयर करो, इसके बाद क्या करो, इंक्यूबेशन, अपने माइंड को रेस्ट दो, आपका माइंड सोचेगा इस चीज के बारे में। इसके बाद है इंसाइट। ये सेटिस्फाई हो जाने के बाद क्या है, इंसाइट। इंसाइट इंसाइट ए मोमेंट ऑफ सडन क्लैरिटी और इंस्पिरेशन वेयर न्यू कनेक्शन और आइडिया एमर्ज। इंसाइट का मतलब है उसी प्रॉब्लम का सोचते 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 ना आपको एक नया आइडिया आ जाएगा। उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते 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 आपको एक नया आइडिया मिल जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसाइट। एक क्लैरिटी आ जाएगा, एक इंस्पिरेशन आ जाएगा, हाँ भाई आइडिया मिल गया। तो सबसे पहले तो आप प्रिपेयर किए, उसके बाद इंक्यूबेशन किए, रेस्ट दिए अपने माइंड को, प्रॉब्लम के बारे में सोचा, इसके बाद इंसाइट आया आपको, अचानक से आपको वो आइडिया का सोल्यूशन मिल गया। इसके बाद आपको ना जब सोल्यूशन मिलता होगा तो आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलता होगा। एक सोल्यूशन ए भी मिलता होगा, एक सोल्यूशन बी भी मिलता होगा, एक सोल्यूशन सी भी मिलता होगा और एक सोल्यूशन डी भी मिलता होगा। बहुत सारे सॉल्यूशंस जो मिलता होगा उसमें से आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे कि कौन सा आइडिया हमारे लिए सही है, कौन सा आइडिया हमारे लिए सही है। हमको तो 4 आइडिया मिले हैं, 4 आइडिया मिले हैं हमको, ये प्रॉब्लम का 4 आइडिया मिले हैं, लेकिन कौन सा आइडिया ऐसा है जो हमारे लिए सही है, उसको आप इवैल्यूएट करोगे। क्या करोगे बेटा, इवैल्यूएट करोगे, ठीक है। इवैल्यूएट करने के बाद आप जिस भी आइडिया को चूज करोगे, मान लो आपने आइडिया ए को चूज किया, आपके पास तो बहुत सारा आइडिया था ना, आइडिया ए बी सी और डी। आप मान लो कि सिर्फ आइडिया ए को आपने चूज किया, तो आप आइडिया ए को जो चूज करोगे तो उसको आप इलैबोरेट करोगे। अभी उस आइडिया के बारे में आप बहुत ज्यादा इलैबोरेशन से पूरा प्लान बनाओगे। इलैबोरेशन का मतलब है डेवलप एंड एक्सपांड अपॉन द सिलेक्टेड आइडिया। जो आइडियाज आपने सेलेक्ट किया उसको एक्सपांड करो, उसको आप एक्सपांड करो। इसके बाद इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है अब उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट करो, आप इंप्लीमेंट करो। अब वो जो आइडिया आपने सोचा था, आइडिया ए आपने सोचा था ना, जो आइडिया आपने सोचा था कि इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा, तो अब समय आ चुका है, आप उसको अभी इंप्लीमेंट कर दो। मेरे बेटे आप अभी इसको इंप्लीमेंट कर दो, प्लीज बाबू, प्लीज प्लीज प्लीज। समझ में आ गया? ओके 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 ओके। अब आगे पढ़ेंगे बेटा। चलिए आइए, पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी रहनी चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन से क्वालिटी रहनी चाहिए। ओके, कौन कौन सा क्वालिटी रहना चाहिए। सबसे पहले इसका है पैशन। सबसे पहले पैशन, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर पैशन होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर पैशनेट होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए बेटा, पैशनेट। पैशनेट जैसे किसी किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी किसी को खाना खाना अच्छा लगता है, किसी किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी किसी को व्हाट्सएप में चैट करना अच्छा लगता है, किसी किसी को अड्डा मारना अच्छा लगता है, किसी किसी को बाबू सोना करना अच्छा लगता है। तो सबका अपना अपना पैशन है। तो एंटरप्रेन्योर का भी ना एक क्वालिटी रहता है कि वो अपने पैशन को फॉलो करे। एक एंटरप्रेन्योर अगर वो अपने पैशन को फॉलो करता है तो वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर जो ऐसा है ना, वो अपने आइडियाज और अपने वेंचर्स को लेकर पैशनेट रहते हैं कि नहीं, हमको ये आइडिया को सक्सेसफुल बनाना है कोई भी हालत में, ठीक है। इसके बाद क्रिएटिविटी। एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो थोड़ा इनोवेटिव तरीके से सोचते हैं, इनोवेटिव तरीके से सोचते हैं, न्यू आइडियाज के बारे में थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। सेकंड क्वालिटी है, देखिए ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एंटरप्रेन्योर जो है वो थोड़ा क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं। उनका सोचने का स्टाइल ना थोड़ा क्रिएटिव है, अलग तरीके से सोचते हैं। जैसा दुनिया सोचती है वैसा वो नहीं सोचते हैं। सोचने का स्टाइल, प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्टाइल उनका अलग है। ओके, इसके बाद देखिए
इसके बाद अब थर्ड क्वालिटी, एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसेस ए स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू बाउंस बैक। एंटरप्रेन्योर्स के पास ये शक्ति रहती है कि भाई अगर हम फेल हो गए तो हम बाउंस बैक जरूर करेंगे, हम बाउंस बैक जरूर करेंगे, लौटेंगे जरूर, लौटेंगे जरूर। शेर 2 कदम पीछे क्यों जाता है? क्योंकि वो 3 कदम आगे जाने के लिए, सिंपल सा बात है। इसका उल्टा मैंने बोल दिया, शेर 1 कदम पीछे क्यों जाता है? 2 कदम आगे जाने के लिए। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपके लाइफ में, मेरे दोस्तों, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो भागने का नहीं, बाउंस बैक करने का। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा बाउंस बैक करता है। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? हमेशा बाउंस बैक करता है। ओके, इसके बाद आ गया अडेप्टेबिलिटी। इसके बाद क्या आ गया? अडेप्टेबिलिटी। एंटरप्रेन्योर्स ना फ्लेक्सिबल रहते हैं, कुछ भी चेंज हुआ एनवायरमेंट में हम भी अडेप्ट कर लेंगे उसको। एनवायरमेंट में, बिजनेस एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज हुआ हम भी उसको अडेप्ट कर लेंगे, सिंपल। इसके बाद होता है रिस्क टेकिंग। एक एंटरप्रेन्योर ना रिस्क लेने में ना उसको बहुत मजा आता है। अगर एक एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेने में डर लगता है तो भाई तुम एंटरप्रेन्योर नहीं हो, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। तो रिस्क टेकिंग का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू परस्यू देयर बिजनेस गोल्स एंड अपॉर्चुनिटी, सिंपल। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो इनिशिएटिव लेता है, इनिशिएटिव। अब 6th पर आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। इनिशिएटिव, क्या इनिशिएटिव लेता है कि सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा, कोई एक अपॉर्चुनिटी रहेगी उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको सच बनाएगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा। इस चीज का इनिशिएटिव लेता है कि मैं अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करूंगा और उसको सच बनाऊंगा। ओके, एक एंटरप्रेन्योर्स के पास लीडरशिप स्किल भी रहती है। एक एंटरप्रेन्योर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी भी रहती है, जिससे वो अपने टीम को क्या करता है? गाइड करता है। एक एंटरप्रेन्योर्स के पास फैसला लेने का भी शक्ति रहता है, ठीक है। दे आर एबल टू मेक टफ डिसीजंस। वो टफ से टफ डिसीजंस बना लेते हैं आराम से, वो कड़ा से कड़ा फैसला आराम से ले लेते हैं। एंटरप्रेन्योर्स वैसे होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर खुद ही तुम डिसिप्लिन नहीं हो, खुद ही तुम रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम्हारे एम्प्लॉइज, तुम्हारे स्टाफ क्या फॉलो करेंगे? तो एंटरप्रेन्योर्स के पास वो डिसिप्लिन रहता है कि वो गोल्स एंड टास्क पे फोकस करे अपने आप को, ठीक है। और एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए, नेटवर्क बनाने वाला होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला होना चाहिए। अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ो, उसको 3 लोगों को जोड़ने के लिए बोलो, उसको बोलो 3 लोगों को जोड़ने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग बनाने के लिए, ठीक है। कोलैबोरेशन करता है, मेंटरशिप करता है, जिससे उनका कॉन्टैक्ट्स बनता है। एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्किंग भी करता है। ओके, एंटरप्रेन्योर्स क्या करता है? नेटवर्किंग भी करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज एक एक पॉइंट करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ प्लीज। आप लोग एक एक पॉइंट करके बताओ ना, वेट कर रहा हूं आपके लिए। चैट बॉक्स में बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी। मजा नहीं आ रहा है क्या? मजा नहीं आ रहा है क्या? इतना अच्छा तो पढ़ा रहा हूं भाई। प्लीज लाइक कर दो। लाइक क्यों नहीं करते तुम? लाइक कर दो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। अब पढ़ेंगे फैमिली बिजनेस के बारे में। ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक स्टार प्लस में ना सीरियल आता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसमें क्या होता था ना, उसका पापा, उसका चाचा, उसका दादाजी, सब सब कोई बिजनेस में थे, सब कोई बिजनेस में थे। तो उसी को बोलते हैं फैमिली बिजनेस। वो लोग ना शायद कुछ हीरे का बिजनेस करते थे, मुझे याद नहीं है, शायद वो लोग ना मतलब कि हीरे का बिजनेस करते थे। हीरा हीरा हीरा। उसका दादाजी, उसका पापा और वो नैतिक जो था, वो तीनों के तीनों जनरेशंस पूरा का पूरा फैमिली बिजनेस करता था। उनका फैमिली बिजनेस ही चलता था और पूरा का पूरा परिवार एक ही बिजनेस में जुड़ा पड़ा था। और उसमें ही वो लोग मतलब कि ड्रामास करते थे। सिंपल सा बात है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज तक पता नहीं चला है कि भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई करीब करीब मुझको लगता है 15-16 साल हो गए होंगे। 2008 में ये शो आया था, आज तक खत्म नहीं हुआ है। तो वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं? फैमिली बिजनेस। उन लोगों का सीरियल में दिखाया जाता है ना कि ये लोग ना फैमिली बिजनेस करते हैं। एग्जाम्पल दिया हूं,
तो फैमिली बिजनेस मतलब क्या? फैमिली बिजनेस माने की दादा बोलो ना एक टू। तो फैमिली बिजनेस इज ए कॉर्पोरेशन दैट इज एंटायरली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय ए सिंगल फैमिली। एक सिंगल फैमिली अगर पूरा का पूरा बिजनेस संभाले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैमिली बिजनेस। जैसे आपका पापा का, चाचा का, दादाजी का एक ही बिजनेस होगा। आपके दादाजी ने एक वसीयत छोड़ के गए होंगे, उसमें आपके चाचा भी होंगे, पापा भी होंगे, उसमें आप भी होंगे, आपके कजन्स भी होंगे, तो उसको बोलते हैं दादा फैमिली बिजनेस। एटा अमर फैमिली बिजनेस। क्लियर আছে? এটা আমার কি फैमिली बिजनेस। तो फैमिली बिजनेस स्मॉल लोकल शॉप्स भी होता है एंड लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज भी होता है, कॉर्पोरेशंस भी होता है। सिंपल सा बात है। फैमिली बिजनेस आप हर कहीं पे भी कर सकते हो। एक छोटा सा दुकान में भी ना पूरा फैमिली का हक रहता है। मेरा जमीन है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। पूरा का पूरा फैमिली झगड़ने लगता है, अचानक से झगड़ा करने लगता है, ये मेरा है, हम किसी को नहीं देगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो फैमिली बिजनेस जो होता है उसमें पूरा का पूरा परिवार का हक रहता है, जहां पे पूरा का पूरा परिवार उस बिजनेस में जाते हैं, काम करते हैं और कुछ इंसेंटिव पाते हैं। सिंपल, क्लियर है? और प्रॉफिट सब में बांट दिया जाता है। इन फैमिली बिजनेस फैमिली मेंबर्स ऑफन प्ले की रोल इन द मैनेजमेंट। फैमिली बिजनेस में फैमिली मेंबर्स ही की रोल प्ले करते हैं। ठीक है? जैसे आप लोग देखोगे बहुत सारे में होते हैं ऐसा कि पापा ना, अगर मान लो कि पापा का कोई स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, या मतलब कि आपके पापा का या आपके चाचा का या किसी का भी एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस है ना, तो वो अपने बेटे को ना बिजनेस में घुसाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये स्टैब्लिश किया है, बहुत मेहनत करके स्टैब्लिश किया है। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा इस चीज को आगे लेके जाए। ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली बिजनेस। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जहां पे उसके दादाजी भी कुछ काम करते थे, उसके पापा भी, नैतिक भी। ठीक है? यानी कि तीन चार जनरेशन जहां पे पूरा का पूरा फैमिली बिजनेस संभालता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली बिजनेस। सिंपल सिंपल, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना। आइए अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ फैमिली बिजनेस। सबसे पहले ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो भाई ओनरशिप एंड कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? बताओ, फैमिली बिजनेस में ओनरशिप एंड कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? फैमिली के हाथ में। फैमिली बिजनेस फैमिली का है, सेम फैमिली के हाथ में ओनरशिप एंड कंट्रोल है। फैमिली बिजनेस आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ओके? इसके बाद ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है। इनका जो गोल्स रहता है ना, वो लॉन्ग टर्म गोल्स रहता है, लीगेसी बनाने का रहता है कि मारे को ये तो बिजनेस 100 साल चलाने हैं, मारे को ये बिजनेस 200 साल चलाने हैं, 300 साल चलाने हैं। ठीक है? इसीलिए वो लोग अपने बेटे को या अपने बेटियों को हमेशा बिजनेस करने के लिए रेडी करते हैं कि उठ जा भाई, अब तूने 12th पास कर लिया है, चल अब बिजनेस में, अब चलो बिजनेस में। ठीक है? तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रहता है इनका। इनका एक दो दिन का खेला नहीं रहता है, इनका 100 साल, 200 साल, 300 साल, जब तक चले तब तक चलाओ, फैमिली बिजनेस चलाओ। इसमें रहता है फैमिली इन्वॉल्वमेंट। इसमें चाचा, पापा, फूफा, ये सब फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहता है। जो सेम फैमिली रहती है ना, जैसे पापा हो गए, मतलब कि चाचा हो गए, आपके ग्रैंडफादर हो गए, आपके कजन्स हो गए, उन्हीं के इन्वॉल्वमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे उसमें। ठीक है? ठीक है बेटा? इसमें कोई बाहर वाला इंसान मेन आदमी नहीं बनता, इसमें फैमिली ही मेन आदमी रहता है। जैसे सीईओ, सीएफओ या कोई भी हो, बाहर वाला इंसान नहीं बनता। ये सब चीज फैमिली बिजनेस फैमिली मेंबर से बनते हैं। ओके? तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहता है इधर। इसके बाद शेयर्ड वैल्यूज। फैमिली बिजनेसेस ऑफन ऑपरेट बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी। यानी पूर्वजों के वैल्यूज पे चलते हैं, पूर्वज के वैल्यूज पे चलते हैं। जैसे आपका मतलब कि ग्रैंडफादर या तो ग्रेट ग्रैंडफादर जिस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किए हैं, उसी वैल्यूज, उसी ट्रेडिशंस पे ये बिजनेस चलेगा। उसी वैल्यूज, उसी ट्रेडिशंस पे ये बिजनेस चलेगा। आप लोग में से कोई छंगानी कचौड़ी को जानता है? छंगानी कचौड़ी, छंगानी कचौड़ी, जो बहुत गुस्सा रहता है, हमेशा गुस्सा रहता है, जिसको लगता है कि भाई अगर कोई उसका व्लॉग बना लिया तो वो उसको गाली गलौज कर देता है पूरा। तो ये भी उसका फैमिली बिजनेस था। ओके? छंगानी कचौड़ी का था, फैमिली बिजनेस था। ये बोलता है कि मैं 35 साल 40 साल से अपना बिजनेस कर रहा हूं,
35-40 साल से अपना बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या है, अपना ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है, अपने दादा अपने बाप के वैल्यूज को फॉलो कर रहा है, सिंपल, अपने पापा अपने दादाजी अपने पूर्वज के वैल्यूज को फॉलो कर रहा है, उसी हिसाब से बिजनेस कर रहा है जिस हिसाब से इसका पापा इसके मतलब कि दादाजी किया करते थे, सिंपल, ठीक है। इसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यहां पे ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फैमिली में कौन फॉर्मली बात करेगा भाई, हमेशा तू तकारा करके ही बात होता है, अरे तू जाना ये संभाल ले, अरे तू जाना ये संभाल ले। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, बस ऑर्डर्स होते हैं यहां पे, बस एक बार ग्रैंडफादर ने कुछ ऑर्डर दे दिया तो आपको मानने पड़ेंगे, क्लियर है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन नाको। इमोशनल अटैचमेंट होता है, जैसे देखोगे ये रिश्ता क्या कहलाता है, में बहुत ज्यादा ये लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है जिस वजह से फैमिली जो बिजनेस है ना वो इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है उनके लिए, मान सम्मान बन जाता है उनके लिए। एक बार जो फैमिली बिजनेस में गया वो इमोशनली अटैच्ड हो जाता है उधर से, मैं वहां से आगे नहीं बढ़ूंगा, सिंपल। इसके बाद देखो, इसके बाद सक्सेशन प्लानिंग, तो आगे के आने वाले जो पुष्ट हैं, आगे के आने वाले जो लोग हैं वो भी यही करते थे, वो भी यही करते हैं, सिंपल सा बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट इन द फैमिली बिजनेस। बस 15 मिनट का खेला बच चुका है, जरा ध्यान से सुन लो, बहुत जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा। 15 मिनट का खेला बच चुका है, आप जल्दी जल्दी ध्यान दो। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, झगड़े क्यों होते हैं फैमिली में, फैमिली में झगड़े क्यों होते हैं, फैमिली में झगड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि कौन से दिशा में जाना है, कौन से राह में जाना है, किसके विजन किसके वैल्यूज को फॉलो करना है। लैक ऑफ कॉमनली शेयर्ड विजन्स एंड वैल्यूज, कौन सा चीज को फॉलो करना है, कौन सा चीज को फॉलो नहीं करना है, इस वजह से फैमिली बिजनेस में क्या होता है बेटा, झगड़ा झगड़ा झगड़ा। 15 मिनट का खेला बचा हुआ है, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तो सबसे पहले डायरेक्शन फॉर द बिजनेस, लैक ऑफ कॉमनली शेयर्ड मतलब कि विजन्स एंड वैल्यूज ऑफन लीड टू द डिसएग्रीमेंट अमंग फैमिली मेंबर्स। इसके बाद सबसे मेन फैक्टर आता है कि फैसले कौन लेगा, सबसे मेन फैसले कौन लेगा। मान लो कि ये भी ले रहा है मतलब कि डिसीजन, ये भी ले रहा है डिसीजन, मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी मिस्टर डी, एक फैमिली में मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी मिस्टर डी था, ठीक है। अब इन लोगों में ना कंफ्यूजन आ गई कि कौन क्या डिसीजन लेगा, कौन क्या फैसला लेगा, कौन क्या डिसीजन लेगा, किसके पास ऑथोरिटी है डिसीजन लेने का। ओके, तो ये भी तो एक कंफ्लिक्ट अराइज करता है। अगर मान लो सबने फैसले ले लिए और कोई किसी का फैसला को नहीं मान रहा है तो भाई झगड़े होंगे, मुक्केबाजी होगा, ठीक है। इसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मान लो किसी को किसी का रोल्स पता ही नहीं होगा कि मेरा काम क्या है, उसका काम क्या है, उसका काम क्या है, उसका काम क्या है, किसी को अपना रोल्स क्लियरली पता ही नहीं होगा कि भाई मुझे क्या काम करना है, उसको क्या काम करना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका रोल क्या है, ये नहीं पता रहेगा मान लो किसी को, तो फैमिली में झगड़े तो होंगे ना। आपके भी फैमिली में झगड़े होते होंगे अगर मान लो किसी को किसी का रोल्स नहीं पता होगा। Lack of clarity on the roles and responsibility of the individual members and their understanding of the some potential source of conflict, ठीक है। इसके बाद कंपेंसेशन के लिए भी होता है पैसा। फैमिली मेंबर्स को अगर मान लो पैसे नहीं मिल पा रहे हो, मान लो एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, एक फैमिली मेंबर में मिस्टर ए और मिस्टर बी रहते हैं। मिस्टर ए को यहां पे मिल रहा है 10,000 रुपए और मिस्टर बी को मिल रहा है सिर्फ 2,000 रुपए, ठीक है। मैं पर डे का बात किया हूं, सुनो, मैं पर डे का बात किया हूं। मिस्टर ए को मिल रहा है 10,000 रुपए और मिस्टर बी को सिर्फ 2,000 रुपए मिल रहा है, तो भाई झगड़े नहीं होंगे क्या? सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, तो भाई अगर तुम किसी को रिवॉर्ड्स नहीं देते हो, अगर तुम किसी को प्रॉफिट्स नहीं देते हो तो झगड़े तो होंगे ही होंगे, कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही होंगे। इसके बाद देखिए ओनरशिप, ओनरशिप 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 क्या कहता है? फैमिली ओनरशिप ऑफ बिजनेस इज ए मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन ओनर रहेगा, कौन मालिक रहेगा, किसको कितना ओनरशिप मिलने वाला है, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है।
इस वजह से झगड़ा होता है कि कौन कितने परसेंट प्रॉपर्टी का मालिक है। इसके बाद हो गया डिस्ट्रीब्यूशन टू द नॉन एम्प्लॉय शेयर होल्डर। मान लीजिए आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक रामू काका काम कर रहे थे। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक रामू काका काम कर रहे थे, उनको आपने 2% स्टेक दे दिया। अरे बाप रे बाप, फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो फैमिली मेंबर्स गुस्सा हो जाएंगे आपसे कि ऐसी गुस्ताखी कैसे कि तुमने रामू काका को तुमने 2% स्टेक दे दिया, वो तो हमारे फैमिली मेंबर के हिस्सा भी नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉन एम्प्लॉय शेयर होल्डर। इसके बाद देखो, इसके बाद हो गया पर्सनैलिटी डिफरेंस। हर किसी का अपना अलग अलग पर्सनैलिटी रहता है, हर कोई अपना अलग अलग वे से सोचता है, हर किसी का अपना अपना पर्सनैलिटी अलग अलग रहता है। इस वजह से क्या होता है बेटा, कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। इस वजह से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट क्या होता है, अराइज होता है, झगड़े अराइज होते हैं। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फैमिली मेंबर्स नीड टू बी अकाउंटेबल एंड परफॉर्म एज पर द एक्सपेक्टेशंस। फैमिली मेंबर्स जो है ना, वो कभी कभी हिसाब नहीं देते हैं, बोलते हैं क्या हिसाब, अपना फैमिली बिजनेस है, तो अपना फैमिली बिजनेस है ना, कभी कभी वो लोग ना हिसाब नहीं देते हैं, कभी कभी वो लोग अकाउंटेबल नहीं रहते हैं, जो काम वो किए हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं रहते हैं। इसके बाद हो गया सक्सेशन। उनको क्लियरली पता ही नहीं है कि कौन सक्सेसर होंगे, इस बिजनेस का उत्तराधिकारी कौन होंगे, उनको क्लियरली पता ही नहीं है, कौन चलाएगा ये फैमिली बिजनेस, उनको क्लियरली मतलब कि पता ही नहीं है। तो ये भी एक कारण बनता है। ओके, ये भी एक क्या बनता है, कारण बनता है कन्फ्लिक्ट का। इससे क्या होता है बेटा, कन्फ्लिक्ट होता है, इससे झगड़े होते हैं, झगड़े झगड़े झगड़े, समझ रहे हो ना। इसके बाद सिबलिंग राइवलरीज। महाभारत, महाभारत, भाई भाई में द्वेष, भाई भाई में युद्ध। ठीक है, कभी कभी सिबलिंग राइवलरीज की वजह से भी क्या होता है, फैमिली बिजनेस में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। फैमिली बिजनेस में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, झगड़े होते हैं। जब भाई भाई युद्ध पर उतर आए, जब एक भाई दूसरे भाई का मुंह फोड़ दे और दूसरा भाई इस भाई का हाथ पैर तोड़ दे, तो भाई राइवलरी तो होती है ना। हर घर में आप देखोगे पापा चाचा या किसी किसी का भी कोई ना कोई एक भाई होगा जिसके अंदर ना अलग तरह का युद्ध चलता रहता है, अलग तरह का युद्ध चलता रहता है। बताओ मैंने सही बोला कि नहीं, बताओ मैंने सही बोला कि नहीं। हाँ सर, अलग तरह का युद्ध तो चलता है। तो ओके, आप एक बार एक काम करो, एक एक पॉइंट करके ना चैट बॉक्स में लिखो, एक एक पॉइंट करके आप एक बार चैट बॉक्स में प्लीज 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 लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी। बस अब 10 मिनट, बस अब 10 मिनट छोड़ देंगे, बस ये चैप्टर खत्म हो जाए छोड़ देंगे, बस हो गया है। रेजोल्यूशन, इसका मतलब झगड़े जो हो रहे हैं उनका कुछ समाधान तो निकालना पड़ेगा ना। रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट का मतलब है जो झगड़े जो तुम कर रहे हो उसका समाधान तो निकालना पड़ेगा ना रे बाबा। क्या समाधान है इसके जिससे फैमिली में झगड़े ना हो? क्या आप सुनना चाहते हो कि आपके फैमिली में झगड़े ना हो, इसका क्या समाधान आप कर सकते हो? सबसे पहले ट्रीटिंग द कंपनी एज ए कंपनी एंड फैमिली एज ए फैमिली। सिंपल, इसका मतलब यह है कि जब आप कंपनी में जाओ तो कंपनी को कंपनी की तरह ट्रीट करो और फैमिली को फैमिली की तरह ट्रीट करो। इसका मतलब यह है कि कंपनी में जब जाओ तो अपने अपने ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा ध्यान रखो, और जब घर आ जाओ, जब घर वापस आ जाओ तो ऐसे बोलो, हम साथ साथ हैं, हाथ वाथ पकड़ के, जैसे वो जो फिल्म था हम साथ साथ हैं। यानी कि घर में आओ तो हम साथ साथ हैं बोलो, और कंपनी जाओ तो भाई उस हिसाब से ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करो। कंपनी को कंपनी ट्रीट करो, फैमिली को फैमिली ट्रीट करो। ओके, कंपनी को कंपनी, फैमिली को फैमिली ट्रीट करो। सिंपल सा बात है, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से बना बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एस्टैब्लिश्ड मतलब कि कन्फ्लिक्ट मतलब कि रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। झगड़े जो हो रहे हैं, झगड़े जो हो रहे हैं तो उसको समाधान निकालने का एक मैकेनिज्म निकालो। किस तरीके से आप झगड़े को समाधान कर सकते हो? क्या प्रॉपर्टी का बंटवारा आप करके
इसका मतलब कि ये निकाल सकते हो, मतलब कि समाधान निकाल सकते हो या क्या? तो आपको ना समाधान निकालना पड़ेगा, एस्टैब्लिश्ड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसका मतलब ये है कि अगर आप झगड़ा किए हो तो आप इसका समाधान भी निकाल लो कि किस तरीके से ये झगड़े को सुलझाया जाए। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा हो रहा है, तो बांट दो, बंटवारा कर दो। आप अगर बंटवारा कर दोगे ये प्रॉपर्टी का तो समाधान हो जाएगा ना, झगड़ा नहीं होगा ना वापस, कोई यहां पे खिचपिच खिचपिच नहीं करेगा ना। तो सेकंड है एस्टैब्लिश कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसके बाद ये है हैव स्ट्रक्चर इन प्लेस। हैव स्ट्रक्चर इन प्लेस, हर किसी का अपना कैबिन होना चाहिए, हर किसी का अपना फैमिली असेंबली होना चाहिए, फैमिली काउंसिल होना चाहिए, जिससे कोई किसी से झगड़ा ना करे। अपने अपना चीज अपना अपना जगह पे होना चाहिए, अपना अपना रोल्स, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको पता रहना चाहिए, जिससे कोई झगड़ा अराइज ना हो। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू वैरायटी ऑफ सेंसिटिव इश्यूज एंड गवर्नेंस इंप्लीकेशंस दैट अराइज इन फैमिली बिजनेस है। हर कुछ सेम रहना चाहिए, हर कुछ ठीक रहना चाहिए। जैसे मतलब कि केबिन्स रहना चाहिए हमेशा, हर किसी को हर किसी का रोल पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। कैसे आप फैमिली काउंसिल क्रिएट करते हो, कैसे आप फैमिली असेंबली क्रिएट करते हो, फैमिली ऑफिस क्रिएट करते हो, सब चीज को पता होना चाहिए। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, सिंपल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? हैव स्ट्रक्चर इन प्लेस। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है एस्टैब्लिश्ड शेयर्ड फैमिली वैल्यूज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि आपके जो फैमिली है, आपके जो पूर्वज है, आपके जो ग्रैंड फादर हैं, उनके जो वैल्यूज थे, उनके जो गोल्स थे, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको फॉलो करना है, सिंपल। फैमिली का कुछ वैल्यू क्रिएट करना है और उस वैल्यू पे चलना है कि हमारा सिद्धांत, हमारा विजन, हमारा मिशन क्या होना चाहिए, हमारे गोल्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। उस ऑब्जेक्टिव, उस गोल्स को फॉलो करना है, तभी आपके झगड़े बंद हो पाएंगे दोस्तों, तभी आप झगड़ा ज्यादा नहीं कर पाओगे, सिंपल सा बात है। स्टैब्लिश शेयर फैमिली वैल्यूज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? इसके बाहर वाले पॉइंट इसीलिए पढ़ा रहे हैं बिकॉज आपको अपने से बना बना के लिखना है, ठीक है? आपको अपने से बना बना के ही लिखना है। इसके बाद देखिए अर्ली एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन। कभी कभी फैमिली में ना ऐसा होता है, फैमिली में ऐसा होता है, बहुत सारा बात ना फैमिली मेंबर्स अपने दिल में ही दबा के रखते हैं। हम्म, 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 और एकदम छुप छुप के पीठ पीछे बुराई करते हैं। फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं ना, पीठ पीछे बुराई करते हैं, बहुत सारी बात अपने दिल में ही रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने का। ऐसा करने से ही तो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कभी ना कभी एक बहुत बड़ा झगड़ा बदल जाता है। आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस बात को शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, शॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर झगड़े हुए हैं, अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये मतलब कि गलत हुआ है, तो तुरंत के तुरंत बात करो। आप तुरंत के तुरंत उससे बात करो, सब कुछ को मिटाओ, सब कुछ को हटाओ। तो अर्ली एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन भी एक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बन सकता है, जिससे आपके झगड़े होने बंद हो जाएंगे। ओके जी। इसके बाद देखिए सीकिंग द हेल्प ऑफ मीडिएटर्स। कभी कभी अपने मीडिएटर्स का भी हेल्प ले लो, कभी कभी जो फैमिली मेंबर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी हेल्प ले लो कि भैया हमारा झगड़ा हो चुका है, हम क्या करें, आप भी बताओ, आप ही बताओ। कभी कभी हमारे फैमिली के जो मीडिएटर रहते हैं, जैसे ग्रैंड फादर हो गए या ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए या ग्रैंड मदर हो गई, तो वो लोग हमें बहुत हेल्प करते हैं, वो लोग हमारे झगड़े को सुलझा सकते हैं, उनका हेल्प ले लो कभी कभी। क्लियर है? ओके। तो पूरा का पूरा रेजोल्यूशन था किस तरीके से आप अपने झगड़े को रिजॉल्व कर सकते हो बेटे। ओके, आइए अब हम लोग पढ़ेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में। वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ेंगे। वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? वुमेन एंटरप्रेन्योर वो वुमेन होते हैं जो अपना स्टार्ट करते हैं बिजनेस। एक ऐसी महिला, एक ऐसे वुमेन जो इस दुनिया के रीति रिवाज को तोड़ के आगे बढ़ती है और अपना बिजनेस स्टैब्लिश करती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि नहीं, मैं भी एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं, बन सकती हूं। जैसे आप अगर शार्क टैंक देखते होंगे तो विनीता, विनीता को आपने मतलब कि देखा होगा। तो विनीता क्या है? विनीता किस चीज का एग्जांपल है? वुमेन एंटरप्रेन्योर का।
वुमेन एंटरप्रेन्योर का। ओके, तो जितने भी शार्क टैंक में आप वुमेन एंटरप्रेन्योर देखते हो, मतलब कि 3-4 वुमेन एंटरप्रेन्योर वहां पे रहती है, 3-4 वुमेन एंटरप्रेन्योर वहां पे रहती है। तो वो लोग एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से वो लोग आगे बढ़े हैं, किस तरीके से वो लोग रिस्क लिया है, किस तरीके से वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक बिजनेस को एक्सपांड किया है, एक बिजनेस को बड़ा किया है। तो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एक वुमेन एंटरप्रेन्योर वो वुमेन होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, who starts and runs her own business. She takes on the responsibilities of managing the business. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि किस तरीके से ये बिजनेस को पूरा का पूरा मैनेज करना है, किस तरीके से एक फैसले को लेना है, किस तरीके से अपना गोल्स को परस्यू करना है, लाइक एनी अदर एंटरप्रेन्योर। दूसरे जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं वही एंटरप्रेन्योर्स का रोल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी कर रहे हैं। सिंपल सा बात है, क्लियर है? तो ये हो गया वुमेन एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन, पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है स्कोप ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इसको आप रीड करिएगा, ये आपके रीडिंग के लिए है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके रीडिंग के लिए। जी बिल्कुल 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 आपके रीडिंग के लिए। ओके जी, चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के लाइफ में। जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि वुमेन लोगों को इंडिया में कितना कमजोर समझा जाता था पहले, तो उनके लाइफ में वो जो एंटरप्रेन्योर बनने का सफर तय करती है, तो इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं उनको, उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप ध्यान से जरा पढ़ो। सक्सेस मतलब कि सबसे पहले एक्सेस टू फंडिंग, एक्सेस टू फंडिंग। कभी कभी वुमेन एंटरप्रेन्योर को ना उस हिसाब से फंडिंग नहीं मिल पाती। शार्क टैंक में गए लेकिन फंडिंग नहीं मिली, हमें वो कैपेबिलिटी थी, हमें वो एबिलिटी थी, लेकिन हम वुमेन है इसीलिए फंडिंग नहीं मिली, क्योंकि वुमेन को कमजोर समझा जाता है। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रॉब्लम है। मेनी वुमेन स्ट्रगल टू एक्सेस द कैपिटल नीडेड टू स्टार्ट और ग्रो देयर बिजनेस ड्यू टू फैक्टर्स लाइक जेंडर बायस। अरे ये तो लड़की है, ये क्या बिजनेस करेगी, अरे ये तो लड़की है, ये क्या एंटरप्रेन्योर बनेगी। नहीं, आजकल का दुनिया में हर कोई समान है, हर कोई एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, हर कोई अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है वो आता है एक्सेस टू फंडिंग, फंडिंग नहीं मिलती उनको। इसके बाद जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कभी कभी समाज सोचते हैं अरे तू तो लड़की है, तू कैसे करेगी बिजनेस, शादी कर ले, शादी करवा देते हैं, तुम एंटरप्रेन्योर बनने के लायक नहीं हो, आप तो लड़की हो। कभी कभी हमारे जो सोसाइटी है ना, हमको खुद ही डिमोटिवेट कर देते हैं, वुमेन्स को खुद ही डिमोटिवेट कर देते हैं। क्लियर है? कभी कभी सोसाइटी ही वुमेन्स को डिमोटिवेट कर देते हैं कि लड़के से नहीं हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप, तू बनने चली है, चल हट। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ये एक प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज में फीमेल का क्या काम, ये सब सोच के ये एक प्रॉब्लम है। इसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस। अब वुमेन्स लोगों के ऊपर ना सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं रहती है, वुमेन्स लोगों की शादी भी हो जाती है, घर भी संभालने होते हैं, बच्चे भी पालने होते हैं, सिंपल सा बात है, खाना भी बनाना होता है, पूरा का पूरा घर की जिम्मेदारी भी लेना पड़ता है, और साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी करना है। कैसे करेंगे? यही तो है प्रॉब्लम, वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस यही तो है कि फैमिली को भी संभालना है और यहां एंटरप्रेन्योरशिप भी करना है। इसके बाद नेटवर्किंग एंड मेंटरिंग। जिस हिसाब से एक आदमी जिस हिसाब से कॉन्टैक्ट बना सकता है, उस हिसाब से एक वुमेन कॉन्टैक्ट नहीं बना सकता है दोस्तों। एक वुमेन को मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा नहीं मिलती है, उतनी ज्यादा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है जिस हिसाब से एक मेन को मिलता है। ओके, समझे समझे समझे। इसके बाद एक्सेस टू मार्केट। जिस हिसाब से एक आदमी हर एक मार्केट को, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को पूरा प्रॉपर तरीके से रिसर्च कर पाता है, एक्सेस कर पाता है न्यू मार्केट्स को, उस हिसाब से एक वुमेन नहीं कर पाती है। वुमेन के लिए इतना ज्यादा वाइड एरिया को कवर करना इम्पॉसिबल है। वुमेन के लिए इतना ज्यादा वाइड एरिया को कवर कर पाना क्या है, इम्पॉसिबल है। एक्सेस टू मार्केट एक बहुत बड़ा सिचुएशन है, ठीक है, ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। इसके बाद
लैक ऑफ रोल मॉडल्स। अब देखिए, अब आप ये बताओ, आप आपको अगर मैं बोलूं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं इस देश में, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं, वुमेन बिजनेसमैन कितने हैं, तो आप नहीं बता पाओगे। आप नहीं बता पाओगे क्योंकि फीमेल रोल मॉडल्स बहुत कम है, फीमेल रोल मॉडल्स बहुत कम है, बहुत रेयर है। इस वजह से उनको डिमोटिवेशन आता है, इस वजह से वुमेन सोचने लगती है कि क्या मैं ये सही कर रही हूं, क्या ये मैं सही कर पा रही हूं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स तो सिर्फ लड़के ही बनते हैं, लड़की तो कोई बनी ही नहीं है आज तक, तो मेरा रोल मॉडल क्या है। लड़कियों का रोल मॉडल नहीं मिल पाता है एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक डिमोटिवेशन है। ओके, इसके बाद एक्सेस टू रिसोर्सेस, एक्सेस टू रिसोर्सेस, उनके पास ना रिसोर्स नहीं रहती उतनी, जितनी रिसोर्स उनको चाहिए होती है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उतना रिसोर्स उनके पास अवेलेबल नहीं रहता है, उतना रिसोर्स उनके पास अवेलेबल नहीं रहता है। उसके पास लीगल एंड रेगुलेटरी बैरियर्स, बहुत सारा लीगल बैरियर्स भी फेस करना पड़ सकता है, बहुत सारा लीगल बैरियर्स ही फेस करना पड़ सकता है, बहुत सारा उनको मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिल सकता है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेरे साथ, लड़कों को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, लड़कियों को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, तो लीगल एंड रेगुलेटरी बैरियर्स भी मिल सकता है कि हाँ आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, ये बिजनेस सिर्फ लड़के कर सकते हैं, तो ये क्या है उनके लिए प्रॉब्लम, ये क्या है बेटा उनके लिए क्या है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। इसके बाद आगे वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, कभी कभी वर्क प्लेस में भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, वर्क प्लेस में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके, और लास्ट में आ गया सेल्फ कॉन्फिडेंस, वुमेन के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, वो लोग थोड़े भावुक रहते हैं, वो लोग थोड़े बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इस वजह से कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहेगा तो वुमेन के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगे ना। एंटरप्रेन्योर कैसे बनोगे आप, आपको कॉन्फिडेंट तरीके से एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी की वजह से भी वुमेन कभी कभी स्ट्रगल करती है। तो ये था पूरा का पूरा प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप एक एक बार करके बोलो, प्लीज आप एक एक बार करके बोल दो, एक एक पॉइंट करके चैट बॉक्स में लिखो ना, खत्म होने वाला है जस्ट 5 मिनट में, जस्ट 5 मिनट में खत्म खत्म होने वाला है। अच्छा, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम्स एक वुमेन को फेस करना पड़ता है एंटरप्रेन्योरशिप में, उस प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स, सबसे पहले तो भैया प्रमोशनल हेल्प करो, प्रमोशनल हेल्प करो, जो डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, वो अगर आगे बढ़े और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का अगर हेल्प करे तो उनको प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, तो उनको प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। प्रमोशनल हेल्प होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट जो अथॉरिटीज हैं वो हेल्प करे, आगे बढ़े, महिलाओं को प्रोत्साहन दे, सिंपल, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करे, हाँ भाई आप कर सकते हो। उनको ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, उनको मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट चूज करने को मिले, अप्रोप्रिएट मशीनरी एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चूज करने को मिले, और हेल्प करे कोई कि वो सही तरीके का मतलब कि मशीन और सही तरीके का टेक्नोलॉजी वो यूज करे, जिससे उनको प्रॉब्लम्स नहीं हो फ्यूचर में। इसके बाद है फिनेंस, कभी कभी बैंक और अदर इंस्टीट्यूशंस को भी ना ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भाई हम तो हेल्प करेंगे वुमेन का, हम तो वुमेन को एंटरप्रेन्योर्स एक बनने में हेल्प करेंगे। इसके बाद देखिए मार्केटिंग असिस्टेंस भी होना चाहिए, कभी कभी मार्केट को भी हेल्प करना चाहिए, मार्केट कंडीशंस, प्राइस लेवल्स, सब चीज में थोड़ा सा आप कम कर दो वुमेन के लिए, ठीक है। मार्केटिंग असिस्टेंस भी अगर रहेगा तो वुमेन को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा भाई, और बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं रोल ऑफ फैमिली बिजनेस। 2 मिनट का खेला बचा हुआ है, 2 मिनट का, 2 मिनट रुकोगे भाई अमृत मिलेगा, अमृत, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है जो भी पढ़ाते हैं वही आता है, तो इस बार भी खेला दिखाएंगे, प्लीज 2 मिनट रुको, ठीक है।
तो फैमिली बिजनेस का रोल क्या है? रोल ऑफ फैमिली बिजनेस क्या है? सबसे पहले लीगेसी प्रिजर्वेशन। लीगेसी मतलब कि प्रिजर्वेशन। तो फैमिली बिजनेस ऑफेंस प्ले ए वाइटल रोल इन प्रिजर्विंग फैमिली लीगेसीज एंड ट्रेडिशंस। तो फैमिली बिजनेस फैमिली लीगेसी और ट्रेडिशंस को बचाने में, मतलब कि प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प करती है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी उनका है। वो जब जनरेट करती है तो वो जॉब्स को क्रिएट करती है, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती है, जिससे क्या होता है, इकोनॉमिकली वो कंट्रीब्यूट भी कर रही है, वो अपने देश में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, उनके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, फैमिली बिजनेस के वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। इसके वजह से क्या होता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट भी होता है, मतलब कि लोकल लोकल जो कम्युनिटीज है उनका एंगेजमेंट भी होता है। फैमिली बिजनेस की वजह से क्या होता है, कम्युनिटीज एंगेजमेंट भी होता है। क्लियर है? इसके बाद ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करके देती है। फैमिली बिजनेस जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करके देती है। यस, आपको चेंज होना है, चेंज हो जाओ। आपको जिस हिसाब से चेंज होना है, आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट में चेंज होना है तो आप चेंज कर सकते हो। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तो होता ही है यहाँ पे। तो ये पांचों के पांचों रोल्स आप पढ़ लेना आराम से। इसके बाद पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बस एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट। इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहले देखिए एंटरप्रेन्योर्स का सबसे पहला इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों बनते हैं लोग एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करें? इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योर्स का? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, सिंपल सा बात है। एंटरप्रेन्योर्स ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग न्यू बिजनेसेस। नया बिजनेस क्रिएट करके अपना इकोनॉमिक ग्रोथ बनाना है। इनोवेशन करने के लिए हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करते हैं? कुछ नया लाने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए, जॉब क्रिएशन करने के लिए हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट हम लोग क्रिएट कर पाए। अगर मान लीजिए देश में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रहेगा, अगर मान लीजिए देश में ज्यादा एंटरप्रेन्योर रहेगा तो ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे ना भाई। तो जॉब्स क्रिएट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। यस। इसके बाद आगे वेल्थ क्रिएशन के लिए भी हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स enables individual to build wealth and improve their standard of living। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए भी आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो। आपको कुछ इनोवेटिव तरीके से कुछ सॉल्यूशंस लाना है इस दुनिया में, तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी तो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो। इसके बाद रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, मान लो कि आपको दूसरे एरियाज को भी डेवलप करना है, आपको हर एरियाज को डेवलप करना है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप करो। एंटरप्रेन्योर्स आएंगे तभी आप कर पाओगे। इसके बाद देखिए अडेप्टेबिलिटी। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। चेंजिंग एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट। इसके बाद ग्लोबल कंपिटिटिवनेस निकालते हैं। सबके साथ कंपटीशन अगर करना है तो भाई एंटरप्रेन्योरशिप करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के साथ अगर तुमको एंटरप्रेन्योरशिप करना है, पूरी दुनिया के साथ तुमको अगर मान लो कि कंपटीशन करना है तो तुमको ग्लोबल कंपिटिटिवनेस दिखाना पड़ेगा। ठीक है। एंड लास्ट होता है इंस्पिरेशन एंड एम्पावरमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से आप इंस्पायर करते हो इंडिविजुअल को कि वो अपने पैशंस को, अपने इनिशिएटिव को, अपने पैशंस को फॉलो करे, इनिशिएटिव को ले कुछ और इस दुनिया को बदले। इस दुनिया को क्या करे, बदले। इस दुनिया को क्या करे, बदले। तो ये सब सारे के सारे क्या थे, ये सब सारे के सारे मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंस थे। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या समझ में आ रहा है? प्लीज एक एक करके इंपॉर्टेंस बताओ, एक एक करके इंपॉर्टेंस बताइए जी, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो? अब देखो एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसको रीड कर लेना आराम से। इसमें सबसे पहले क्या रहता है, कौन कौन सा चीज एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रहता है? सबसे पहले देखो इनोवेशन। इनोवेशन वाला चीज एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रहता है। अगर आप इनोवेशन नहीं कर रहे हो तो काहे का एंटरप्रेन्योर? रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं वो हमेशा रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। वो हमेशा रिस्क लेने को क्या रहते हैं, तैयार। इसके बाद अगर कोई भी अपॉर्चुनिटीज आता है उनके पास तो वो अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज को वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके बाद देखिए रिसोर्स मैनेजमेंट। वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा
कैपिटल हो गया, टाइम हो गया, ह्यूमन हो गया, उस रिसोर्स को वो पूरा अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स की वजह से रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है। एंड लास्ट देखिए, मतलब कि परसिस्टेंस हो गया, परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? परसिस्टेंस का मतलब है कि एंटरप्रेन्योर्स को एक बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत का रिक्वायरमेंट है कि जो भी चैलेंजेस आए वो चैलेंजेस को वो फेस करे और सेटबैक करे अपने आप, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था एंटरप्रेन्योर्स के एलिमेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप के एलिमेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप में ये सब सारा चीज आता है, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। आइए, अब बस हो गया, देखो, अब देखो 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 देखो, अब सीरियसली बोल रहा हूं, हो गया, खत्म, खत्म। अब ये 1 मिनट यूटिलाइज कर लो, पूरा वाइंड अप कर दूंगा। सबसे पहले पढ़ेंगे कोप्रेन्योर्स के मतलब, कोप मतलब कि कोप मतलब कि प्रेन्योर्स क्या होते हैं। सो कोप्रेन्योर्स का मतलब होता है जो एंटरप्रेन्योर कपल्स रहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर के कपल रहते हैं, मान लो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे? कोप्रेन्योर्स। उनको आप क्या बोलोगे? कोप्रेन्योर्स। तो कोप्रेन्योर्स आर द एंटरप्रेन्योरल कपल हु वर्क टुगेदर एज को-ओनर्स एज देयर बिजनेस। अब पढ़ते हैं इंट्राप्रेन्योर क्या होता है। इंट्राप्रेन्योर, ठीक है, इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर किसको बोलते हैं? इंट्राप्रेन्योर, द पर्सन हु डज एंटरप्रेन्योरल वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं इंट्राप्रेन्योर किसको बोलते हैं। अब बोलते हैं अल्ट्राप्रेन्योर क्या होते हैं। अल्ट्राप्रेन्योर, entrepreneur is someone who has exceeded their undertaking as an entrepreneur but also perform the मतलब कि profound effect on the family, community and country or humanity। तो आज का सेशन हो चुका है वाइंड अप, खत्म। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 हम लोग ने खलास कर दिया और कल यूनिट नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं। कल का शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को इजी बनाएंगे, बिल्कुल आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ओके, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।